All of you, good morning. Good morning. Good morning. Sir, this is a training for the English according to FLN. चलिए ओम का उच्चारण 3 बार कीजिए ध्यान से. आँख बंद, क्लोज योर आइज. ओ हाथ दोनों मल करके आँख में लगाइए. जब 2015 में कल ये बात हुई होगी, 70वीं यूएनए की जो बैठक हुई, यूएनए की बैठक में सभी सदस्य देशों ने कुछ विकास लक्ष्य तय किए. किसके लिए? 2030 सतत विकास, सतत विकास कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए. उसमें से 17 लक्ष्य थे. 17 लक्ष्यों में से एक जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य कौन सा था? वह लक्ष्य यह था, समावेशी एवं न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना. सब कुछ समाहित है इसमें. समावेशी से तात्पर्य सभी, चाहे दिव्यांग हों, सही हों, जो धीमा सीखने वाले हों, तेज सीखने वाले हों, सबको मिला करके. फिर दूसरी चीज़ लिखी हुई है, न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा. कैसी हो? गुणवत्ता युक्त हो और न्याय संगत हो, अन्याय न हो. बच्चे जो छोटे होते हैं, बिल्कुल कच्चे घड़े होते हैं, उनका कुछ भी दोष नहीं होता है, अबोध. आप क्लास में बैठे हैं, एक पेज कागज़ मांगेंगे, 5 बच्चे अपनी कॉपी से कागज़ फाड़ करके आपके सामने खड़े हो जाते हैं. इतना वो आपको सम्मान देते हैं, आपको मानते हैं. उन बच्चों को आप पढ़ाते हैं. तो बच्चों के प्रति कोई हमारा अन्याय न हो, न्यायपूर्ण हो. सभी, मतलब उसमें न्यायपूर्ण से तात्पर्य है गरीबी, अमीरी, कुपोषण का शिकार चाहे हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, इससे परे. हम टीचर, वह स्टूडेंट, हमारा संबंध टीचर और स्टूडेंट के समान हो. गुणवत्ता युक्त शिक्षा. शिक्षा कैसी हो? गुणवत्ता युक्त. गुणवत्ता युक्त से सीधे सा तात्पर्य यह है कि ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिस शिक्षा का कुछ परिणाम अच्छा निकले, उसका कुछ लाभ हो आपको पढ़ाने का. और इसके साथ यह सभी सुनिश्चित करने के लिए सभी को सीखने का समान अवसर उपलब्ध कराना. सभी को समान अवसर, सब पढ़ें सब बढ़ें. हमारी ऐसी टीचिंग न हो कि हम टीचिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीचिंग हमारी है, लेकिन जो हमारे कुछ अच्छे बच्चे हैं उनके समझ में आ रहा है, लेकिन जो धीमा सीखने वाला हमारा स्टूडेंट्स पीछे है, या किसी कारण से वह कक्षा में पूरी तन्मयता से नहीं बैठा है, या उसको शिक्षा प्राप्त करने में कुछ समस्या है, उन समस्याओं को हम ध्यान में रखते हुए केवल हम टीचिंग करें. सभी को समान अवसर, मतलब सभी को अवसर दिया जाए. क्लास में जो कमज़ोर छात्र है पढ़ने में, वह हमसे कुछ बात करना चाहता है, लेकिन हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते हैं कि वह अपनी बात मुझसे कह सके. उसको क्या समस्या हो रही है? जैसे आज यह ट्रेनिंग जो आयोजित की गई है, प्रशिक्षण शिक्षण के लिए, अच्छे शिक्षण के लिए यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है. और आप सभी, यू आर द मोस्ट सीनियर टीचर, बहुत सीनियर हैं, बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, और लगभग किसी की पढ़ाने की जो
वर्ष होंगे तो 30 साल, 35 साल, 25 साल, 20 साल, ऐसे सभी शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं। 2010 के बाद वाले कितने हैं? कृपया हाथ उठाएं। 1 2 3 4। ये 4-5 लोग हमारे जूनियर हो सकते हैं, 2010 का मैं हूँ, हमसे सभी यहाँ पर सीनियर हैं। मतलब मुझसे पहले से आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो मैं क्यों बता रहा हूँ? आपको बताना चाहिए। लेकिन चलिए, इसीलिए सभी को बोलने का समान अवसर मैं यहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जानता हूँ तो केवल मैं ही बोलूँगा, आप कुछ नहीं बोलेंगे। आपके मन में जो विचार आए, आप जो बोलना चाहें, तो आप स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति, स्वतंत्र अभिव्यक्ति तो हमारे संविधान में भी प्रदत्त है, तो आप अपनी बात सदन में, इस क्लासरूम में रख सकते हैं। उसी समय, जिस समय कोई किसी बिंदु पर हम बात कर रहे हैं, आप प्रशिक्षण में आए हैं अच्छे शिक्षण के लिए। अभी तक कक्षा 3, अब आज हम इंग्लिश की पुस्तक के बारे में बात करेंगे। टेक्स्ट बुक, आप क्लास 3 की जो टेक्स्ट बुक है, 3rd की टेक्स्ट बुक, दिस इज़ द मेन बुक फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स बोथ। इसी किताब के लिए 2 और किताब FLN के अंतर्गत बनाई गई है। एक कौन सी है? टीचर गाइड। एक किताब कौन सी है? टीचर गाइड। और दूसरी जो किताब है वह है वर्क बुक, FLN के अंतर्गत। यह टीचर गाइड फॉर द टीचर्स और वर्कबुक फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन इन दोनों पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य है इस पुस्तक को पढ़ाना। और इस पुस्तक का उद्देश्य है कि कक्षा 3 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको क्लास 3rd तक के येलोज लर्निंग आउटकम्स सिखाना। येलो क्या है? क्लास 3rd के येलो, मुख्य येलो क्या हो सकता है? मुख्य येलोज हमारा ये है लैंग्वेज के अंतर्गत, बच्चे पुस्तक को पढ़ लें समझ के साथ और अपनी अभिव्यक्ति लिखित रूप से व्यक्त कर लें, लिख लें। यह हमारा मुख्य येलो है। इसके पीछे ही सभी हमारे येलोज बनाए गए हैं। ठीक है। निपुण भारत, निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये तो आपको मालूम ही है पहले से। नेशनल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मीन्स पहल। अब पहल किसे कहते हैं? पहल का अर्थ क्या होगा? द प्रॉब्लम which is taken to be solved, इनिशिएटिव। राष्ट्रीय पहल किसके लिए? प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ पढ़ने में निपुणता के लिए। पढ़ना ऐसे नहीं कि पुस्तक को पढ़ लें, समझें जो उसमें लिखा हुआ है, तो कॉन्सेप्चुअल आप रीडिंग हो। शिकारी आता है, जाल फैला, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। तोते याद कर लिए लेकिन जाल में फंसे हुए, क्योंकि ये नहीं समझे हैं कि क्या कहा जा रहा है। समझ के साथ पढ़ना, जो लिखा हुआ है उसको व्यवहार में लाना, अपने जीवन कौशल में लाना। एंड न्यूमेरेसी, जो संख्या ज्ञान है, संख्यात्मकता है, उससे परिचित होना। यह हमारा नेशनल इनिशिएटिव है, एक राष्ट्रीय पहल।
the problem which is taken to be solved. And here initiative, what is initiative here? What is the problem in our school? In our school there is a problem. The students are not able to read and write. They can't read the books. This is the problem. समस्या क्या है? बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं, ये समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं? हमारा लक्ष्य है बच्चों को पढ़ाना। बच्चों को जो येलोज हैं, चाहे निपुण के येलोज हों, चाहे एफएलएन के येलोज हों, ये बच्चों को आ जाना चाहिए। एंड ऑफ द क्लास 3, कक्षा 3 उत्तीर्ण करने तक। अब जब नहीं आता है तो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसके लिए एनईपी में बात की गई, एफएलएन में बात की गई। तो एफएलएन के अंतर्गत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि कक्षा 3 तक आते आते हमारे जो विद्यार्थी हैं पुस्तक समझ के साथ पढ़ लें और न्यूमरेसी का जो कॉन्सेप्ट है उनको आ जाए। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। ये हमारा इसके अंतर्गत जो हमारा एफएलएन है उसका यह मुख्य उद्देश्य है। जो मिशन संचालित है अपने यहाँ वह मिशन है अंकुर मिशन। अंकुर छोटे बच्चों के लिए, अंकुर से आप तात्पर्य समझ ही रहे हैं, अनाज जो अंकुरित होता है, जो अभी बाहर आ रहे हैं। अनाज का बीज जमीन के अंदर है, बाहर निकलता है, सूर्य की रोशनी, प्रकाश, वातावरण, चिड़िया, पक्षी, सभी जीव कितना प्रफुल्लित होता है देख करके। अब उसके लिए उचित माहौल हो। यदि उसको प्रकाश अच्छा नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रही, तो सही ग्रोथ नहीं होगी उसकी। तो हमारे जो बच्चे हैं अभी उनका विकास हो रहा है। स्कूल में पहले दिन आए हैं, बहुत उत्साह के साथ कि हम जा कर के पढ़ेंगे। उनके पेरेंट्स मन में मानसिकता उनकी है कि हमारा विद्यार्थी स्कूल में जा कर के पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बने। अभी हम जब एनईपी की बात करते हैं, एनईपी के विजन के बारे में, तो एनईपी का विजन क्या है? एनईपी का विजन है कि एक ऐसा वैश्विक नागरिक उत्पन्न करें, हम बनाएं अपने विद्यार्थियों को, जिसका चिंतन भारतीय मूल्यों से युक्त हो और उसके विचार में ही केवल न हो, उसके तर्क में, चिंतन में, उसके ज्ञान में, उसकी बुद्धि में भारतीयता समाहित हो। इसलिए यह पूरा प्रयास किया जा रहा है अंकुर मिशन के अंतर्गत कि हमारा विद्यार्थी अच्छे से पढ़ना लिखना जान जाए। अब आप पढ़ाते हैं तो ये समस्या है कि विद्यार्थी नहीं पढ़ता है, उसका लेवल यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, इसलिए प्रशिक्षण आयोजित हुआ। और इस प्रशिक्षण में, इस सभा में हम सभी सामूहिक रूप से इस बात पर चिंतन करेंगे आज कि यह समस्या क्यों है और इस समस्या का समाधान क्या है। येलो क्या है? येलो से आप क्या समझते हैं? लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग येलोज लिख दिया। लर्निंग आउटकम से मतलब ये है कि हम जब सिखाएंगे तो उसका परिणाम क्या निकल करके आएगा। तो यह निष्कर्ष है, न कि यह प्रारंभ है। यह क्या है? निष्कर्ष है कि हम इस तरह से पढ़ाएंगे तो ये निकल करके आएगा। तो ये हमारे एलोज लिखे हुए हैं। पहला एलो है, आस्क क्वेश्चन अबाउट द स्टोरी एंड कैरेक्टर्स इन द स्टोरी इन इंग्लिश आर होम लैंग्वेज। इसी लेसन्स के अकॉर्डिंग एफएलएन के जो वीक्स चलते हैं, टीचर गाइड में जो लेसन प्लान बना हुआ है,
इसी के एलोज को प्राप्त कराने के लिए उसमें पर्याप्त रूप से लेसन प्लान में डे बाय डे लिखा है कि कैसे आप टीचिंग करेंगे, एक एक दिन का लिखा हुआ है। इस टीचर गाइड में डे बाय डे प्लान है और उसके साथ में जो आपके असेसमेंट होंगे, असेसमेंट चाहे आपका कंटिन्यूअस हो, चाहे वीकली हो, चाहे पीरियोडिकली हो, सतत आकलन पर डे आप जो पढ़ाते हैं उसके लिए जो बच्चा वर्कबुक में अभ्यास कार्य करेगा और उसको आप चेक करेंगे, देखेंगे, उसको बोलते हैं सतत आकलन। सतत आकलन, सतत आकलन हर पल चलता रहता है। जैसे अभी क्लासरूम में हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा सतत आकलन है कि आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी भाव भंगिमा क्या है, आप मेरी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। ये हमारा सतत आकलन। आपसे जो बीच में मैं प्रश्न पूछता हूँ उस आकलन से मैं समझ जाऊँगा कि आप कितना अच्छा ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं और कितना सुनना चाहते हैं। और नहीं बताएंगे तो ये आकलन में निकल करके आएगा कि आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं, हमारे में कुछ कमी है कि आप में कुछ कमी है। ये भी आकलन में सोचना चाहिए। टीचर को जब हम टीचिंग करते हैं और कोई प्रश्न पूछते हैं, विद्यार्थी नहीं बता पाते हैं, तो इस पर भी हमें फोकस होना चाहिए कि हो सकता है कि हमारे पढ़ाने की जो तकनीक है, जो प्रविधि है, वह प्रविधि अच्छी ना हो। समस्या कहाँ पर है, इस पर भी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। यदि हम फाइंड आउट करते हैं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं तो हमारा विद्यार्थी क्यों नहीं समझ रहा है। अब जब क्यों का प्रश्न आता है तो वही प्रश्न बात आती है कि विद्यार्थी से भी पढ़ते लिखते नहीं बनता है तो वह पर्यावरण की पुस्तक कैसे पढ़े, गणित के प्रश्न कैसे हल करे। अभी तो उसको काउंटिंग और टेबल्स और अभी जो है तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन इत्यादि नहीं आते हैं। इसके लिए FLN पर जोर दिया गया है और इसको बहुत गंभीरता से मुझे लेना है, हम सभी को लेना है। सबसे पहली बात तो बहुत अच्छी बात इसमें की गई है, ये FLN आने से पहले ही मेरे मन में विचार आता था कि यदि कक्षा 1 में अच्छी पढ़ाई हो तो यह समस्या दूर हो जाए। भाई कक्षा 1 में हो जाए, 2 में हो जाए, 3 में हो जाए तो बच्चों से पढ़ना लिखना आएगा तो आगे बच्चे कक्षा अनुरूप जब दक्षता प्राप्त करेंगे तो स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं होंगे, अर्थात स्कूल आने के लिए उत्साहित रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम स्कूल न जाएं। ड्रॉप आउट का सबसे बड़ा रीज़न निकल करके आया है कि कक्षा अनुरूप दक्षता का न होना। अब कक्षा अनुरूप दक्षता नहीं होती है तो आनंद नहीं आता है। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर फिजिक्स के कौन कौन से हैं, क्या होता है कार्य का सूत्र, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। हम जब बल लगाएं और उसमें कुछ विस्थापन हो तब हमारा कार्य हुआ। दीवार में हमने बल लगाया, ये कार्य नहीं हो रहा है इसलिए कि विस्थापन नहीं हो रहा है, भले हम खुद कहें। यहाँ पर हम थोड़ा सा ये जो किए, बल लगाए, ये विस्थापन हुआ, ये हमारा कार्य हुआ कि यहाँ से यहाँ तक खिसक गया। यदि विस्थापन विद्यार्थी में नहीं हो रहा है, विस्थापन मतलब ट्रैकर, हम उसके विस्थापन को देखने के लिए क्या बनाते हैं, ट्रैकर बनाते हैं। जब हम मिलिया से बाहरी आते हैं तो लिखा रहता है कि बाहरी 15 किलोमीटर, फिर 14 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, तो हम सोचते हैं कि अब इतना चल दिए हैं, इतना पहुंच गए हैं, इतना और चलना है। यदि हम उसी स्पीड से हनुमाना की तरफ जाएं और खूब तेज़ चलाएं गाड़ी और चलाते रहें रात दिन, तो क्या बाहरी मिलेगी, क्योंकि हमारी दिशा दूसरी है। सही दिशा में, सही दशा के साथ, सही दशा मतलब जो हमारा या FLN और निपुण का सिद्धांत या नीति सब कुछ कहता है, दशा हमारी अच्छी हो, मानसिकता अच्छी हो, उसको बोलते हैं दशा। सही दिशा में सही दशा के साथ हम काम करें और विद्यार्थी को ट्रैक करें। ट्रैक किसके लिए करें कि विस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दक्षता उन्नयन में भी यही करते हैं कि वर्ण से शब्द में, शब्द से वाक्य में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। FLN में भी आप देखेंगे
आदरणीय द्विवेदी जी बताएंगे ट्रैकर के माध्यम से बहुत विस्तृत रूप से कि हमारा विद्यार्थी कहाँ पर है, कहाँ पर टिक कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे इसके लिए, कैसे होगा, उसको हम ट्रैक करते हैं। ट्रैकर बहुत कठिन नहीं है, उसको समझने की आवश्यकता है। सही परिणाम निकल कर तभी आएगा जब हम सही ट्रैक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक ट्रैकिंग आपने गलत कर दिया तो फिर ढूंढते रह जाएंगे कहाँ पर है, नहीं मिलेगा। हम थोड़ा सा पहाड़ चढ़ गए उल्टी दिशा में, फिर चाहे कितना भी बाहरी को ढूंढे ऊपर, हनुमाना साइड में बाहरी मिलेगा। विद्यार्थी की ट्रैकिंग आप कर दिए, वर्ण पर नहीं है शब्द पर कर दिए, अब वाक्य पर ले जाने के लिए आप शब्द से मेहनत कर रहे हैं, जबकि हकीकत तो अभी वर्ण पर वो था। एफएलएन के अंतर्गत लेसन प्लान्स जो दिए हुए हैं उसकी जो ट्रैकिंग है बहुत विस्तृत है, आप देखेंगे। सही ट्रैकिंग हम नहीं करेंगे जब सही निष्कर्ष निकल करके नहीं आएगा। अर्थात प्यारे शिक्षक साथियों, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है स्कूल में, नोट कर लीजिए। टीचिंग मेथोडोलॉजी लिख लीजिए। टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी और सेकंड है असेसमेंट। टीचिंग मेथोडोलॉजी और असेसमेंट, ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों में से यदि एक अनुपस्थित रहेगा तो परिणाम सही नहीं आएगा। टीचिंग मेथोडोलॉजी टीचर के लिए है और टीचर ही करता है विद्यार्थियों के लिए असेसमेंट, लेकिन यह विद्यार्थियों के लिए है। आ रहा है समझ में? इतनी चीज़ क्लियर हो रही है। यदि आपकी मेथोडोलॉजी सही नहीं है तो असेसमेंट ही आप क्या करेंगे, और असेसमेंट यदि आपका सही नहीं है तो आप टीचिंग फिर कैसे करेंगे? दोनों को रिलेट हैं, सहसंबंध है, दोनों महत्वपूर्ण हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें से किसी को कोई प्रश्न पूछना हो आपको पूछ सकते हैं। अब in the school, when the students come, they will come with the first language and to learn the second language. जब कोई विद्यार्थी स्कूल आता है पहली भाषा के साथ आता है, with the first language, और उसकी पहली भाषा होती है उसकी मदर टंग, उसकी नाइबरहुड लैंग्वेज, उसकी सराउंडिंग्स लैंग्वेज। स्कूल आता है जब इंग्लिश उसकी सेकंड लैंग्वेज होती है सीखने के लिए। एंड आल्सो द फर्स्ट लैंग्वेज इज फ्लेवर्ड विथ डायलेक्ट्स टोन्स, विथ बैकग्राउंड टोन्स, और उसकी मदर टंग भी फ्लेवर होती है, उसमें लेप लगा होता है उसके क्षेत्रीय भाषा का उस पर। एंड वी आर गोइंग टू टीच देम इंग्लिश, सो और इंग्लिश इज एलियन फॉर देम, विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश एलियन जैसा है। सो द टोटल ऑनर्स फॉल्स ऑन द टीचर टू provide them the proper and environment to learn English. विद्यार्थियों को प्रॉपर सिखाने के लिए यह किस पर जाता है? Only the teacher is resource for the students to learn a language or to learn any subject.
टीचर इज ओनली रिसोर्स। संसाधन विद्यार्थियों के लिए क्या है? केवल स्कूल में शिक्षक हैं। अभी हम यहाँ पर स्कूल बताए हुए थे, शिक्षक छात्र दो होते हैं। शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी स्कूल में संसाधन की कुछ कमी भी हो जाए, यदि लेकिन आप अच्छे हैं तो आपका विद्यालय अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए कि पंखे चल रहे हैं, लाइट जल रही है, अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा समय है, क्या इससे अच्छा प्रशिक्षण होगा? व्यवस्था अच्छी है। यदि टीचर अच्छे न हो तो पहली भूमिका स्कूल में सबसे ज़्यादा किसकी होती है? टीचर की। अच्छे शिक्षक होते हैं, जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो स्कूल दूसरी तरह से हो जाती है, आप देखे होंगे। या कोई अच्छी स्कूल नहीं है, अच्छे शिक्षक स्थानांतरित होकर के आते हैं तो कुछ दिन में स्कूल की दशा दिशा सब चेंज होने लगती है। तो महत्वपूर्ण क्या है? टीचर। और टीचर तो आप सभी हैं, बट विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जो अच्छे टीचर होते हैं कोई अलग काम नहीं करते हैं, 10:30 से 4:30 तक वो भी रहते हैं स्कूल में, आप भी रहते हैं, लेकिन अपनी टीचिंग को अलग ढंग से करते हैं। उस ढंग में दो चीज़ों को यही समाहित करते हैं, मेथोडोलॉजी और असेसमेंट। विद्यार्थियों का असेसमेंट किए, जिस तरह से विद्यार्थी है उसी तरह से उनकी मेथोडोलॉजी हो जाती है पढ़ाने की। आ गई इतनी बात समझ में? असेसमेंट का हल्का समय प्रकाश डाल दूं, इसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं। असेसमेंट जैसे मान लीजिए कि 30 वीक्स की बात की गई है, 30 सप्ताह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, ये हमारे सप्ताह हैं। क्या हैं? सप्ताह हैं। 30 सप्ताह पूरे वर्ष भर ये चलेंगे पढ़ाई के लिए। अब यहाँ पर असेसमेंट की बात करें, सतत आकलन आप प्रत्येक दिन करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है तो ये 7 दिन है, तो एक दिन तो छुट्टी होती है संडे, 6 दिन। वीकली असेसमेंट की जब सतत आकलन तो प्रतिदिन करेंगे, क्लियर। वीकली असेसमेंट करेंगे, 5 दिन पढ़ाएंगे, 6वें दिन करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि इसको मंडे से आप संडे सैटरडे मत सोचिएगा। आज जैसे कौन सा दिन है? थर्सडे है। थर्सडे से हम पढ़ाते हैं तो हमारा वीक आज से शुरू होगा। ये छुट्टी आ जाती है तो उतना वीक में कम हो जाएगा, फिर उसके आगे ऐड कर लेंगे। ये कहाँ से पता चलेगा कि आप मान रहे हैं? अब इसे प्रत्येक स्कूल का अलग अलग हो जाएगा। तो आप जो टीचर्स डायरी बनाते हैं तो उसमें क्लियर रहेगा कि आप किस से किस दिन तक आप अपना वीक चला रहे हैं, मान रहे हैं। तो एक टीचर्स डायरी भी बना लीजिएगा जिसमें आप लिखिएगा हल्का सा अपना प्लान। 5 दिन पढ़ाना, 6वें दिन असेसमेंट करना, इसको बोलते हैं वीकली असेसमेंट। फिर एक होता है पीरियोडिकली असेसमेंट जो 10वें 20वें 30वें सप्ताह में होगा। और आवधिक आकलन जिसको हिंदी में कहते हैं। और यह आवधिक आकलन, जैसे मान लीजिए कि 10वें सप्ताह में हम आवधिक आकलन ले रहे हैं, 6 से लेकर के 9 तक का जो पोर्शन जितना हम पढ़ाएंगे इसका 70%, 1 से लेकर के 5 तक का 30%, 100% हो गया। या फिलन की जब शुरुआत होगी, फर्स्ट वीक से 5वें वीक तक का रेडीनेस वीक कहा जाता है। ये वीक कौन सा कहा जाता है? रेडीनेस वीक है। रेडीनेस वीक में ऐसी गतिविधियां कराते हैं कि बच्चे स्कूल आने के लिए प्रेरित हों। बच्चा स्कूल नहीं आता है तो क्या करता है? खेलता है। खेलता क्यों है? आनंद आता है। वही खेल, वही आनंद यदि स्कूल में हम प्रोवाइड कराएं तो वह स्कूल आने लगेगा। और उसी खेल के साथ हम टीचिंग करना शुरू कर दें, मतलब शिक्षा युक्त हमारी प्लेइंग रहे। खेल जो खिलाएं, खेल खेल में शिक्षा।
दिखाई दे खेल, उद्देश्य आपका